और एक राहत भरी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण की ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। 525 लोगों पर होगा ये ट्रायल। भारत बायोटेक ये वैक्सीन 2 डोज वाला होगा और पहले दूसरे डोज के बीच 28 दिन का गैप होगा। यानी कि पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए 28 दिन रुकना होगा। इतना गैप जरूरी है। ये वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा। कोई भी वैक्सीन अगर हम देते हैं तो उसका एक पर्पज होता है। पर्पज ये हमारा होता है कि क्या वह इन्फेक्शन से बचाए या सीवियरिटी से बचाए। कुछ तो होना चाहिए और वह समस्या जो है सीवियर है उस एज ग्रुप में। जैसे कॉमन कोल्ड होता है कि माइल्ड, तो इसलिए उसके वैक्सीन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि वैक्सीन लेते रहो कॉमन कोल्ड के लिए, क्योंकि 1-2 दिन हल्का सा फीवर हुआ, हो सकता है वैक्सीन से उससे ज्यादा हो जाए प्रॉब्लम और कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो। दूसरे डिजीज के लिए वैक्सीन देना जरूरी है। अभी तक जो भी ग्लोबल एविडेंसेस है 15-16 करोड़ से ज्यादा लोगों को हो चुका है। जो भी एविडेंस है कि बच्चों में डिजीज सीवियर नहीं है। हो सकता है कल सीवियर हो, कोई नया वेरिएंट आ जाए। अगर नया वेरिएंट ऐसा आता है जो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, उस समय एक कंसर्न हो सकता है। एक तो इसलिए अभी तक सीवियरिटी नहीं है। दूसरा जो है बच्चे भी उतने ही एक्सपोज हैं जितने एडल्ट एक्सपोज हैं। अभी तक अगर देखा जाए इन्फेक्शन बच्चों में कितना हुआ है, जो भी सीरो सर्वे हुए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन जो है एडल्ट से ज्यादा ही हुआ है। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन बच्चों की कम है। जो भी वैक्सीन हम अभी देंगे वो उसी वेरिएंट के लिए देंगे जो वेरिएंट अभी सर्कुलेशन में है। उससे अगर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो एक अच्छा खासा हिस्सा उससे प्रोटेक्टेड है। दूसरा जो है बच्चों में सीवियरिटी नहीं है। वैक्सीन जो है सीवियरिटी को ही रोक रहा है, इन्फेक्शन को रोकने में वो उतना सक्षम नहीं है जितना कि हम सोच रहे थे। इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी बच्चे जो है प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए और देने से कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक है और ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं। डीसीजीआई ने ट्रायल की मंजूरी दे दी है। एक राहत भरी खबर है। देश में बच्चों के लिए वैक्सीन का अब ट्रायल होगा और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ये ट्रायल किया जाएगा। एक वैक्सीन के बाद अगले 28 दिन तक रुकना होगा। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ये ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि जो तीसरी वेव है कोरोना की वो लगातार बच्चों के लिए घातक बनी हुई है। कई अध्ययन में ये कहा गया है, वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया है कि सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसे में बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों पर प्रहार करेगी। लेकिन सीडीएसई के एक्सपर्ट पैनल ने ट्रायल की सिफारिश की थी, जिस ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली और पटना एम्स में ये ट्रायल किया जाएगा। नागपुर के मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी ट्रायल किया जाएगा और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ सकती है। भारत बायोटेक ने ट्रायल के लिए आवेदन किया था। परीक्षण के दूसरे तीसरे चरण की इजाजत मांगी थी। साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन भारत को मिल सकती है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। हमारे संवाददाता पूजा मक्कड़ और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पूजा की तरफ। पूजा, जिस तरह से ये खबर आई है एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार डर यही बना हुआ था कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित होंगे तो वो माँ बाप देख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस कदम को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये वैक्सीन वैसे ही लगाई जाएगी जैसे अब तक और अमूमन लोगों को लगाया जाता है? 2 चरणों में वैक्सीन होती है, 28 दिन का इंतजार करना होता है, उसके बाद इम्यूनिटी बनती है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, वो अभी इसी तरह से लगाई जा रही है। बच्चों के लिए भी जो ट्रायल हो रहा है उसको लेकर खबर यही आ रही है कि
ये वैक्सीन भी इसी तरह से 2 डोज के अंतराल में लगाई जाएगी। इंजेक्शन के ही जरिए ये भी लगाई जाएगी। 28 दिन का गैप इसमें भी रहेगा। हालांकि वो जो गैप है दूसरी डोज का, वो 28 से 45 दिन के बीच का हो सकता है, बच्चों के लिए भी और अडल्ट के लिए भी। एक चीज और हम साफ कर दें यहाँ पर कि भारत बायोटेक जब पहली बार अडल्ट के लिए वैक्सीन बना रहा था, उसके ट्रायल्स चल रहे थे, उसी दौरान सेकेंड फेज में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर तकरीबन 20 से 30 ऐसे बच्चे थे जिन पर ट्रायल किया था। 12 से 18 वर्ष के वो बच्चे थे। दूसरे फेज में कुछ बच्चों को शामिल किया गया था, लेकिन उसके आधार पर कोई नतीजे इसलिए नहीं निकाले गए क्योंकि वो नंबर बहुत लिमिटेड था और बच्चों के लिए अलग से रिसर्च करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का प्री रिक्विजिट है कि आप अलग से रिसर्च करेंगे। तो उसको आधार मानते हुए इतना तो समझ में आ गया था कोवैक्सीन को लेकर कि बच्चों को ये नुकसान नहीं करेगी। अब कितनी इफेक्टिव होगी और दूसरी बात, बच्चों को इसकी कितनी डोज दी जाएगी, क्या अडल्ट जितनी दी जाएगी या डोजेज थोड़ी कम करने की जरूरत है, इन सारी चीजों को अब दूसरे और तीसरे फेज के जब ट्रायल होंगे, 525 वॉलंटियर्स जो बच्चे होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो उसमें ये सारी बातें देखी जाएंगी कि कितनी डोज देनी है, अंतराल के 28 दिन ही रखना है या 45 दिन रखा जा सकता है। तीसरी बात ये भी देखी जाएगी कि किन बच्चों को इसकी जरूरत है, क्या सभी बच्चों को लगा दी जाए या फिर उसका कोई क्राइटेरिया रहेगा। ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। एक और बड़ा दावा डॉक्टर कृष्णा एला जब जी न्यूज पर पिछली बार आए थे तो उन्होंने किया था, वो ये था कि इस साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो सकती है। यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि सेकेंड फेज और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे हो जाएंगे और अगर रिजल्ट्स ठीक रहते हैं तो इस साल के अंत तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन मौजूद रहेगी। आपने जो बात कही कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा खतरे पर हैं, उसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भारत की एक बड़ी आबादी 2 डोज के साथ वैक्सीनेट हो चुकी होगी, यानी कि उनके पास कुछ हद तक प्रोटेक्शन जरूर होगी। बाकियों को संक्रमण हो चुका होगा तो उनकी भी नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी होगी और उनके पास भी एंटीबॉडीज होगी। अब सिर्फ बच्चे बचते हैं जो अभी तक संक्रमण से भी बचे हुए हैं और उनके पास वैक्सीन भी नहीं है। तो ऐसे में इसी दिशा में काम हो रहा है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर एक डर बना हुआ था, कहा जा रहा था कि भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस थ्योरी को अब बदल दिया गया है इस कदम के बाद से और तैयारी एकदम मुस्तैदी की तरफ है? देखिए प्रियंका, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। 2 दिन पहले ही देखिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने इसकी मंजूरी दी थी और अब ये दोनों फेजेस के ट्रायल होंगे, सेकेंड और थर्ड फेज के, और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ महीने बाद बच्चों को ये वैक्सीन लगने लगेगी। क्योंकि जिस तरह से खतरा बना हुआ है, लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, देश के एक्सपर्ट्स की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा और कम उम्र के लोगों के लिए है। देखिए जब पहली लहर आई थी कोरोना की संक्रमण की तो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इसके बाद जब दूसरी वेव शुरू हुई तो आप देखिए ज्यादातर 40 और 50 उम्र के बीच प्रभावित हो रहे हैं और इसी के बाद अब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि तीसरी लहर आने की आशंका है और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। लिहाजा इस लिहाज से भारत की तैयारी है और जल्द ही कुछ महीने में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, पूजा आपका भी बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। कोरोना का कहर ऐसा नहीं है कि ये 1-2 राज्यों के गांवों तक सीमित हो, बल्कि देश के अधिकांश राज्यों के गांवों तक फैल चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश का रायसेन हो या रतलाम, राजस्थान का बाड़मेर हो या टोंक के देवली गांव हो या फिर यूपी का कानपुर देहात, सभी जगह कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं अफवाह तो कहीं लापरवाही तो कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में कमी से हालात बिगड़ रहे हैं। हेलो, और खेला से मरी जा रहा है। अपन इनकी कौन सी बीमारी का धरना है? शहरों के अस्पताल भरे हुए हैं, इसकी खबर हेडलाइंस बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के दूर दराज के गांवों का क्या हाल है? ये तस्वीरें देखिए। कोरोना से संक्रमित एक मरीज ठेले पर लेटा हुआ है और उसका परिवार उसको लेकर अस्पताल जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के गांवों की सच्चाई है, जहां पर मरीज को उसके परिवार वाले रेहड़ी या फिर ठेले पर लादकर ले जाने को मजबूर है। बिहार के बेतिया की तस्वीर है ये।
भैया हमारे फोन किए हैं लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग। तो बोल रहे हैं लोग कि जब तक तू आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब तो आप आए खुद देख लीजिए, स्टेशन तो यही पड़ा हुआ है, स्टेशन पर ही मरीज आया है। जितना इम्पोर्ट है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 8 डॉक्टर 9 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हालात ठीक नहीं है। इस जिले के 494 में से 222 पंचायतों में संक्रमण फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में हर रोज 60 से 70 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जिन गांवों में संक्रमण अधिक है उन्हें आइसोलेट किया गया है। यहाँ पे काफी दहशत है। कुछ लोग संक्रमित हो गए थे, जैसे हमारे रिश्तेदार कैलाश ठाकुर, तो डर के कारण सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग घर के अंदर रह रहे हैं। 7 मौतें हुई है, तब भी उसमें कोई कोविड से संबंधित मौत का पता नहीं चला था और उसकी पंचनामा बनाकर उसकी पूरी रिपोर्ट अपन ने एसडीएम कार्यालय में जमा करी थी। अभी फिर से खबर आ रही है, फिर से हमारी टीम गई है, फिर से सर्वे करके आएगी और पूरी जांच और पूरा इलाज किट ले गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण करके आएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गांव वालों को इलाज नहीं मिल रहा है और वो लोग टोने टोटके के सहारे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इन इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला है। राजस्थान के बाड़मेर के गांव भी वीरान हो रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैला है, जिसकी वजह से छोटे कस्बों के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। एक बिस्तर पर 2 मरीज रखना मजबूरी बन गया है। घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं, हाई लेवल पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो उनके कॉन्टेक्ट आ रहे हैं उनको सैंपलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। कुछ गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण है लोगों की असावधानी और नियमों का पालन न करना। राजस्थान के टोंक के देवली में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। गांव में बाहरी लोगों का जुमोड़ा रहता है, मंदिर खुला रहता है माता जी का और दुकानें खुली रहती है और प्रशासन का दिन तक कोई ध्यान नहीं है। न बार बार सूचना करने पर कोई नहीं आया, न तो स्वास्थ्य विभाग के आए, न मतलब कोई पुलिस प्रशासन आया। यूपी के कानपुर देहात में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। गांव सूने हो रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में ज्यादा नहीं पता है। वो उसे बुखार या फिर साधारण जुकाम समझ रहे हैं। बुखार और एक दिन खाली, बस कुछ नहीं। बस डॉक्टर आया था, दवाई लाया तो चला, लेकिन आता दवाई घर में लाया थे। डॉक्टरी अभी है तो डॉक्टरी घाटमेपुर से हमने करवाया था, मतलब उनको तो नहीं, मतलब सूट की दवा को मतलब कहा है। मेरठ के गांवों में भी संक्रमण की दहशत है। गांव वाले अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। हालांकि उनकी एक शिकायत ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोरोना संक्रमण की जांच का जिम्मा नहीं लिया है। हालात ये है कि मौतों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही, ना कोई दवाई छिड़की जा रही। दवाई हमने अपने पास से एक बार ट्राई करी है छिड़कवाने की पूरे गांव के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ना हमें सुविधा मिल रही है किसी तरह की। यूपी के औरैया के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जागरूकता की कमी की वजह से लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है। वहाँ पर लोगों को समझाया गया कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक गलत अफवाह है कि लोग वैक्सीन से बचना चाह रहे थे। बिहार के बाढ़ में भी बाजारों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन सभी तरह की दुकानें खोली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी हरियाणा सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐलान है।
18 साल से अधिक उम्र वालों की जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए ये फैसला लिया गया है। कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, ये कदम उठाया गया है। कोरोना बीमारी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए सबकी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ग्लोबल टेंडर लगाने का फैसला किया है कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिले, जल्दी से जल्दी लाकर उसको हरियाणा के लोगों को लगाया जा सके। सब वैक्सीनेशन लगाने से पहले क्या सरकार ने आंकलन नहीं किया था? बीच में लोगों को वैक्सीन लगनी है, इतनी वैक्सीन चाहिए, अब पूरे देश में हाहाकार है। नहीं, जितने ये गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की साइंटिस्टों ने इसकी इजाद की है और जितनी उनकी कैपेसिटी है वो बना रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश के लिए बहुत ज़्यादा वैक्सीन चाहिए, इसलिए बाहर से अगर मिलती है तो लानी पड़ेगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.